ज्यामिति में कैसे एक चुनौती है हमारे लिए ज्यामिति को समझना, ज्योमेट्री को, या उसके किस बिंदु में हम कहीं न कहीं क्या गलतियाँ कर जाते हैं, या हमारे विद्यार्थी हमसे किस तरह से उन चीज़ों को नहीं अटेंड कर पाते हैं जिनको हम उन्हें देना चाहते हैं। तो इस विषय में ये कुछ 5 इनके जो लेबल्स हैं जिन पे इन्होंने बातचीत की है, और 5 इसके निर्देशात्मक तत्व हैं जिन पर इन्होंने बातचीत की है। तो इन पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विनहेल के माध्यम से स्तरों के माध्यम से छात्रों की सोच को कैसे समझें और विकसित करें। तो 2 चीज़ें थी हमारी। नंबर 1, तो उन छात्रों को समझना था हमें किसके द्वारा, जो विनहेल ने अपने जो लेबल्स दिए थे, उनके माध्यम से छात्रों की सोच को समझना था, वो किस लेवल पर हैं और उन्हें कितना निर्देशन हमें करना है, कितनी चीज़ें हमें उनको देनी हैं। ठीक है? ये समझें और फिर उसका विकास करें उस बच्चे का, किस तरह से हम उसको बढ़ाएँ। तो इसमें ये थ्योरी 2 जगह काम कर रही थी। बच्चों को समझने में भी काम कर रही थी, उसके साथ-साथ उनको इंस्ट्रक्शन करने में, यानी शिक्षकों के लिए भी सहायता कर रही थी कि हमें उन्हें कैसे और कितनी मदद कब देनी है। ये 2 जगह पे हमें काम करेगी, तो उसको हम समझते हैं। यानी ये एक सिद्धांत क्या कर रहा है, एक सिद्धांत, उसके निर्देशात्मक चरण और उसकी गलत समझी गई विरासत की पूरी कहानी, ये बताने की कोशिश की गई है। गलत समझी गई विरासत मतलब मैंने वही जो कहा, उसके साथी संगियों ने उनको दूसरी डायरेक्शन दे दी थी, कि वो ऐसा नहीं था। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला, यानी कि छात्र ज्यामिति में संघर्ष क्यों करते हैं? क्या कारण है कि वो ज्यामिति को पढ़ते समय संघर्ष में होते हैं? वो उनको चीज़ें कठिन लगती हैं ज्यामिति को समझना। उसके पीछे के ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनकी वजह से उसको ऐसा फ़ील होता है। नंबर 1, कि अमूर्त अवधारणाओं को समझना, जो कि मतलब मूर्त फॉर्म में नहीं दिखती हैं उनको, उनको समझना। यानी छात्रों को प्रमेय और अभिधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। जब हम बच्चों के साथ में, अक्सर आपने देखा होगा ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, जब उनकी उसमें प्रमेय आ जाती हैं, थ्योरम्स आने लगती हैं, तो वो उनसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसे लगता है ये कैसे, क्या हो गया है इसमें, कैसे कहाँ से लॉजिक जुड़ गया है? क्योंकि उसकी जो एक अमूर्त संकल्पनाएँ हैं वो कहीं न कहीं डेवलप नहीं होती हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है, किस वजह से ऐसा हो रहा होता है, उनको पहले हम समझ रहे हैं। दूसरा पार्ट है भाषा और शब्दावली। तो जेएमटी की तकनीकी भाषा छात्रों के लिए एक बाधा बन सकती है, यानी कि उसमें टेक्निकल टर्म्स आते हैं, नई-नई चीज़ें आती हैं, जैसे एंगल आ रहा है, पैरेलल लाइन्स का पेयर आ रहे हैं, नए-नए शब्द हैं उसके लिए आ रहे हैं, समांतर, असमांतर रेखाएँ, और उनसे फिर कहीं न कहीं जो एक इंटरकनेक्टेड होकर के जो थ्योरी बन रही होती है, उनको समझने में कहीं न कहीं उनको समस्याएँ होती हैं, या उनको वो समझ नहीं पाते हैं। यानी कहीं न कहीं यदि हम कहें, उनकी जो शब्दावली है उसके संबंधित वो मैच्योर नहीं हो पाती है। तो जिससे कि उन्हें उनको आगे समझने में, कनेक्ट करने में समस्याएँ आती हैं। प्रश्नों की आवश्यकता को नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या प्रश्न है और क्या उत्तर उसका देना है। फिर बताता है प्रमाण लिखना, यानी कई छात्रों के लिए प्रमाण बनाना, उनको लिखना सबसे कठिन कार्यों में से एक होता है। जैसे यानी वो किसी जगह तो पहुँच गए, कुछ चीज़ तो उसने समझ ली, यानी कि उन्होंने भाषा भी बना ली, लेकिन भाषा बना करके फिर रिज़ल्ट को लिखना, उस थ्योरम को ड्राइव करना, को प्रूफ करना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है उसके लिए, परिणाम को लिखना, कि हम उसको कैसे लिखें। वो अपने शब्दों में तो समझ रहा है, लेकिन उसको लिखना भी एक उसके लिए एक कठिन भाषा बन जाती है, उन्हें तार्किक अनुक्रम बनाने में कठिनाई आती है। नहीं, वो ये नहीं समझ पाते जैसे कि 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह से जो बनेगा, तो वो 1, 2 तो कर लेंगे, लेकिन वो उनका जो सीक्वेंस है कहीं न कहीं बीच में ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। वो उसको जोड़ नहीं पाते हैं। उन्होंने 2 तो स्टेटमेंट लिख लिए, मान लो 2 स्टेटमेंट उन्होंने लिख लिए, तीसरे स्टेटमेंट में जाकर के वो फँस जाते हैं। फिर आगे का स्टेटमेंट भी उनको पता होता है एक ना एक, फिर आगे फँस जाते हैं। तो वो बीच में उनके कनेक्शंस जो हैं कहीं न कहीं उन्हें नहीं जोड़ पाते, रीड नहीं लिख पाते। तो वैसे पता होता है, करना क्या है इसमें, हो क्या रहा है। नेक्स्ट, अवधारणाओं की गलतफ़हमी, जो उसकी कॉन्सेप्ट होती हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ वो थोड़ा-सा क्लैरिटी नहीं होती है, एक एम्बिग्यूइटी बनी हुई होती है। जैसे छात्र अक्सर आकृतियों के बारे में गलत धारणा बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं? उदाहरण के लिए जैसे कई हाई स्कूल के छात्र मानते हैं कि एक वर्ग तब वर्ग नहीं रहता जब उसका आधार क्षैतिज ना हो, यानी कि हीरा बन जाता है। यानी आप देखें, एक ये चित्र आप देख रहे हैं और एक ये चित्र आप देख रहे हैं, तो बच्चा उसमें केवल जो एक वर्ग था, जो ऐसे प्लेन फॉर्म में था, क्षैतिज रूप में था, तो उसको वो तब तक वो क्या बना रहा है, उसने कॉन्सेप्ट बना ली कि यदि वो क्षैतिज रूप में इस तरह से है तो वो वर्ग है। लेकिन उसको जैसे ही उसका थोड़ा-सा शेप चेंज कर दिया, इस तरह से हमने उसको फ्रेम कर दिया,
तो वो उसको वर्ग ना समझ करके उसको एक दूसरा नाम या अलग तरह से समझने लगता है कि वो हीरा बन गया है। यानी उसकी स्ट्रक्चर है, यानी कि स्टार की स्ट्रक्चर है, हीरे की स्ट्रक्चर है, मतलब उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझने लगता है। जबकि वो वही चीज़ है, केवल उसका मतलब उसका रिप्रोडक्शन हुआ या ट्रांसपोजिशन हुआ है उसका, या कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज हुए हैं, तो वो उसके अंदर एक विसंगतियाँ बन जाती हैं, तो उनको वो कनेक्ट नहीं कर पाते। यानी अवधारणाओं को वो गलत तरीके से उनको एडॉप्ट कर लेते हैं। तो अब इन सब पे हम लोग काम करेंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो वो फेस कर रहे थे। उन्होंने फिर इन सब पे काम करना शुरू किया कि मैं कैसे इन बच्चों को वो सब चीज़ें दे पाऊँ, जिससे कि वो ईज़िली उसकी ज्योमेट्री की लैंग्वेज को समझ पाएँ। तो चलिए, अक्सर है क्या कि पारंपरिक तरीके जो हैं हमारे, छात्रों के बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। यानी कि पारंपरिक तरीके क्या कर रहे हैं हमें, जो ट्रेडिशनल वे है, वो हमें रटने पे जोर दे रहे हैं। तो जैसे ये मान लीजिए कि उसको अलग-अलग तो कॉन्सेप्ट दे दी बच्चे को। आप इसको फिगर को देख रहे होंगे, तो वो उसको क्या करेंगे, एक मतलब उसको कंपाइल नहीं करेंगे, उसको जानकारी तो उन्होंने दे दी, पारंपरिक तरीके तो जो पारंपरिक तरीका था, वो क्या कह रहा था, यानी कि पारंपरिक शिक्षण अक्सर रटने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसमें छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने का अवसर ही नहीं मिलता था। उनको सोचने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है, तो मतलब कैसे क्रिएटिव फॉर्म में वो सोचें। तो उनको केवल क्या मिल रहा था, रटने पे ध्यान था, तो वो उन्होंने पॉइंट्स तो रट लिए, चीज़ें तो रट ली उन्होंने। ये 90 अंश का कोण इतना होता है, ये इतना होता है, 180 इसको बोलते हैं, 360 इसको बोलते हैं। ये उनके पास अलग-अलग फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में एक तरह से एनर्जी था, चीज़ें थीं, लेकिन उनके पास उनको कनेक्ट करके एक उसका सॉल्यूशन नहीं था। यानी उन्होंने कहीं न कहीं वो क्या कर रखी थी, केवल रट रखी थी, वो डेफिनिशंस रट रखी थी, और वो आज भी ऐसा ही करते हैं। तो वो जब उनको रट के रखेंगे, तो वो उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनका कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। जब कनेक्शन नहीं बनेगा, तो उसका एक रिजल्ट नहीं आएगा, तो एक प्रमाण नहीं आएगा। एक उसका जो एनहांस यानी कि प्रूव जो करनी है कोई चीज़, वहाँ हम नहीं पहुँच पाएँगे, वो तर्क और प्रमाण नहीं बना पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम्स थी जो पारंपरिक तरीके अक्सर कर रहे थे, और जब जैसे ही इन्होंने ये अपना मार्क्स दिया, अपना तरीका दिया, तो वो उनको क्या कर रहा था, सबको कंबाइंड करके एक रास्ता बना रहा था, एक डायरेक्शन दे रहा था उसको, यानी कि सीखने का मार्ग, जो एक संकुचित मार्ग उसको मिल रहा था कि अब हमें यहाँ जाना है, एक डायरेक्शन मिल रही थी उसको। यानी कि वो कह रहा था प्रारंभिक तरीके में अलग-अलग रूप से वो सीख रहा था, उनको रट रहा था, लेकिन उनको एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहा था। यानी ये दृष्टिकोण छात्रों को प्रेरित करने में विफल रहता है और ज्यामिति को एक डरावना विषय बना देता है। कौन सा? जो पारंपरिक तरीके थे हमारे। क्योंकि जब हम उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, उसको समझा नहीं पाएंगे, उसका कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, तो वो उसको क्या लगने लगेगी कि खतरनाक विषय लगने लगेगा, डरावना विषय लगने लगेगा। इसलिए बहुत से बच्चे तो ज्यामिति को छेड़ते तक नहीं है, उसको पढ़ना ही उनके लिए बहुत बड़ा आफत लगने लगता है। ऐसे लगता है क्या ही पढ़ेंगे इसमें, क्या चीज है इसमें, कैसे बनेगी इसकी लैंग्वेज। अक्सर ऐसा होता है। तीसरा पॉइंट, यानी ये भी पता लगा है कि बच्चों को खराब प्रदर्शन के पढ़ाने और सीखने के अपर्याप्त तरीके हैं। यानी उनको पढ़ाने के प्रॉपर तरीके ही नहीं है, या एप्टीट्यूड नहीं है, या वो साधन नहीं है जिनसे कि उसको ज्यामिति को हम बता पाएँ या अच्छे से समझा पाएँ। यानी इसके लिए कहीं न कहीं हमें मैथ लैब की रिक्वायरमेंट होती है, मैथमेटिक्स लैबोरेटरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उसको कोई भी जो एक फिगर है या एक 3D फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसको वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमा करके, यानी सपोज़ दैट ये आप मानिए कि तो यही फिगर है, मान लीजिए एक, हमारा ये 3D फिगर है। अब इसी को यदि वो समझना चाहता है, तो इसको यानी जैसे हम डायरेक्शन देख रहे हैं इधर से, तो इसका एक फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू देख सकता है। उसको कैसे वो फ़ील करे कि उसमें कितने फेसेज़ हैं। अब 6 फेसेज़ उसको यहाँ से तो दिखेंगे नहीं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है लैब की, मैथ लैब की, लैबोरेटरीज़ की, यानी कि टेक्निकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो उसको अपने इन हैंड्स क्या कर सके, उसको घुमा के देख सके, वो उसको ऐसे पलट के देख सके, यों इसको मूव कर सके, ऊपर से इधर को मूव कर सके उसको, यानी जैसे वो उसको चलता हुआ दिखेगा, चारों तरफ को घुमा-घुमा के उसको देख पाए, तो उससे क्या फ़ील होगा उसको कि अच्छा इसमें इतना ये इस तरह से 6 फेस हैं, ये कॉर्नर्स हैं, ये चीज़ें हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी उन चीज़ों की, उनको वो समझ पाएगा। तो उसके जो थॉट्स हैं ना, वो क्लियर होंगे, उसको विज़न मिलने लगेगा। वो कहीं न कहीं कमियाँ हमारी आज भी हैं हमारे स्कूल्स में, इतनी तो नहीं है चीज़ें, लेकिन होना चाहिए। ये वही उन्होंने ये सब चीज़ें पाई कि जो कमियाँ थीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब का थ्योरी और क्या कहता है, क्योंकि इनको हम थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे।
ये दोनों कौन थे? आपस में ये हस्बैंड वाइफ थे, टीचर थे। क्रांतिकारी समाधान परिचय पियरे और डीना वैन हील। ये डच शिक्षक थे। इन्होंने अपना ये पूरा सिद्धांत जो दिया, छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं, इस पर फोकस किया इन लोगों ने। अब क्या था, इन्होंने कैसे ये दिया, ये खुद टीचर थे और वो अपने बच्चों को देख पा रहे थे, उनको समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे ज्यामिति नहीं सीख पा रहे हैं, क्या कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्या उनके अंदर कमियां आ रही हैं, क्यों ऐसा हो पा रहा है। तो उनकी अंतर्दृष्टि, जो उनका इंसाइट था, सीधा खुद से यानी कि अपने को फील कर रहे हैं, वो अंतर्दृष्टि सीधे कक्षा में छात्रों के संघर्षों का अवलोकन करने से उत्पन्न हुई। को ऐसा मोटिवेशन मिला वहां से। तो इस बात से चिंतित थे कि उनके छात्र ज्यामिति के साथ क्यों कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जहां से इसने जन्म लिया सिद्धांत ने। तब उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने एक 5 स्तरीय मॉडल प्रस्तावित किया, जो बताता है कि शिक्षार्थी केवल एक आकृति को पहचानने से लेकर, शुरुआत कहां से हुई, पहचानने से लेकर एक औपचारिक ज्यामितीय प्रमाण मिलने तक कैसे प्रगति करते हैं। यानी शुरुआत हुई है पहचानने से, और कहां तक जा रहे हैं वो, औपचारिक ज्यामितीय प्रमाण, यानी उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी यानी फॉर्मल वे में। तो अब इसके लेबल्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं। कल भी यही लेबल था, 5 लेबल हैं, इसको हम वन बाय वन समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आगे सोच के 5 स्तर हैं ज्यामिति को समझने के। उसमें भाग 1 में है क्या, 2 स्तर है हमारे, देखने से लेकर जानने तक। यानी कि देखना और जानना, देखने से लेकर जानने तक। इसमें देख रहे हैं और इसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखने से जानने तक 5 स्तरों में से 2 आ गए जीरो लेवल, यानी कि दृश्य अवलोकन। इसी पर कल क्वेश्चन था, दृश्य अवलोकन। इसमें क्या हो रहा है, इसका संक्षेप में क्या विवरण है, यानी छात्र आकृतियों को उनकी समग्र उपस्थिति से पहचानते हैं। छात्र क्या कर रहे हैं, आकृतियों को उनकी समग्र उपस्थिति से पहचानते हैं, अक्सर एक ज्ञात प्रोटोटाइप से तुलना करके, ज्ञात प्रोटोटाइप या उसकी देखी हुई समझी हुई किसी वस्तु से तुलना करके वे गुणों का विश्लेषण नहीं करते हैं। क्या हो रहा है, केवल दृश्य अवलोकन हो रहा है। कोई भी जो छात्र किसी नई चीज को सीख रहा है या आकृति को सीख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, छात्र आकृतियों को उनकी समग्र उपस्थिति से पहचान रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसके बड़े रूप से उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और एक किसके साथ में, एक ज्ञात प्रोटोटाइप या उसने जो देखी या सुनी या समझी हुई चीज होती है उसके साथ मैच करके। उनके गुणों का कोई विश्लेषण नहीं है, मतलब कैसे विचार कर रहे हैं वो, उनकी विचार प्रक्रिया कैसे चल रही है। जहां देखें उसका एग्जाम्पल कि यह एक आयत है क्योंकि यह एक बॉक्स जैसा दिखता है। वो क्या कर रहा है, एक प्रोटोटाइप या जो उसने देखी हुई वस्तु है उसके साथ उसको केवल कनेक्ट कर रहा है, उससे तुलना करके उसको समग्र रूप से जानने की कोशिश कर रहा है कि यह एक आयत है क्योंकि यह एक बॉक्स जैसा दिखता है। जब वो ये कहेगा यह एक आयत है क्योंकि ये एक दरवाजे जैसा दिखता है, जैसे दरवाजा आप देखेंगे इसको। जब वो कहेगा कि यह एक वृत्त है, जैसा सूर्य जैसा दिखता है, इस तरह से वो उसको कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है, देख करके उसको इमेजिनेशन करता है। या हम भी उसको समझाते हैं, हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं कि देखो ऐसा, आपने ऐसी ऐसी चीजें ढूंढो जो गोल गोल हैं, इसी तरह से वृत्त से संबंधित हैं। तो ऐसे वो इमेजिनेशन बनाना शुरू करता है। सूर्य हो गया, अन्य चीजें होगी, रोटी होगी, ऐसे वो जोड़ेगा उनको। अब उनका विश्लेषण नहीं करता है, उनके गुणों को नहीं समझता है, उनके पीछे क्या कारण है, उनका कोई भी वो गुणों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है अभी जानने की, केवल वो देख रहा है। दृश्यावलोकन पहली कंडीशन उसकी, वो भी प्रोटोटाइप्स या उसके जो द्वारा देखी गई जानी हुई उसकी व्यवहारिक चीजें हैं उनके साथ में तुलना करके। क्लियर। दूसरा पार्ट जो विश्लेषण, या हम इसको कहते हैं गुण, क्या कर रहा है वो, विश्लेषण या गुण समझने के, देखने से जानने तक। अब जान रहा है वो, अब उसने क्या कर लिया, छात्र आकृतियों को उनके गुणों के संग्रह के रूप में देख रहा है। अभी उसने छात्र आकृतियों को कैसे देखा, उसने समग्र उपस्थिति के रूप में, यानी प्रोटोटाइप के टाइप में, या अपने आसपास की वस्तुओं के रूप में उसको समझ करके उसने अडॉप्ट किया उनको। लेकिन अब क्या कर रहा है, दूसरा स्तर जब आता है कि अब वो विश्लेषण कर रहा है, गुण उनके जानने की कोशिश कर रहा है, आकृतियों को उनके गुणों के संग्रह के रूप में देख रहा है, यानी कि जो उसकी क्वालिटीज हैं उनके कलेक्शन के फॉर्म में देखने की कोशिश कर रहा है कि गुणों को पहचान सकते हैं
और सूचीबद्ध कर सकते हैं, गुणों को पहचान लेंगे और उनको लिख देंगे कि इसमें इतनी भुजाएं हैं, इतने कोण हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्या नहीं कर पा रहे हैं वो? लेकिन वे अभी तक गुणों के बीच संबंध नहीं देखते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। केवल उनका गुणों को बता पा रहे हैं, उनको टेबलेट कर पा रहे हैं, उनको टेबलेशन कर पा रहे हैं या लिस्टिंग कर पा रहे हैं। केवल इतना काम वो अभी कर रहे हैं यहाँ पर। यानी जैसे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो वो उनकी विचार प्रक्रिया कैसे चल रही है? एक वर्ग के 4 बराबर भुजाएं हैं और 4 समकोण हैं, वो ये समझ रहा है। ऐसे ही वो एक आयत के 4 भुजाएं हैं और 4 समकोण हैं, उनको लिख रहा है। कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, वो ये समझ रहा है। आयत की जो 2 आमने-सामने की भुजाएं बराबर हैं, वो इनको तो टैबुलेट कर पा रहा है, बट वो उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कि एक वर्ग आयत हो सकता है या आयत वर्ग हो सकता है, ये कनेक्शन बिल्डअप नहीं है। केवल अभी कितना काम हो रहा है? गुणों को पहचान सकते हैं और सूचीबद्ध कर सकते हैं, उनके बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है? ये दूसरा यानी कि विश्लेषण कर रहे हैं उसको। जैसे खोल करके वो अभी जैसे बच्चा है छोटा, आप देखेंगे कि पहले वो क्या करता है, सपोज़ करिए इसको एक दूसरे एग्ज़ाम्पल के रूप में समझें। एक खिलौना है, सपोज़ करिए उस किसी बच्चे पर एक खिलौना है, कार है, उसको हमने दी। तो पहले वो उसको जैसे वो चल रही है, उसमें चाबी भरते हैं और वो चलती है। तो सबसे पहले वो देखता है कि अच्छा, ये चलती कैसे है? तो वो पहले क्या कर रहा है, उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ से तुलना कर रहा है, जान रहा है उसको। उसके बाद वो उसको विश्लेषण करने की कोशिश करेगा, उसकी क्वालिटीज़ समझने की कोशिश करेगा, हो सकता है उसको खोले वो, उसको समझने की कोशिश करेगी वो कैसे चल रही है, उसको सूचीबद्ध करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। अब उसको कनेक्शन अभी नहीं पता है कि वो उसने ये तो देख लिया कि इसमें ये चीज़ें हैं, इस वजह से ऐसा कर रही है, चल रही है। लेकिन उस कनेक्शंस कौन किस चीज़ से जुड़ी हुई है, कैसे काम कर रही है, अभी वो नहीं पता उसको। आगे चलते हैं, अगले जो लेवल्स हैं उसमें आते हैं हम, सोच के 5 स्तर, फिर वही लेकिन भाग 2। अब भाग 1 में, भाग 2 में क्या है? जोड़ने से लेकर सिद्ध करने तक। अब वो उन्हें जोड़ेगा। पहले में उसने केवल एडजेक्टिव अडॉप्ट कर लिया, उसको दृश्यावलोकन कर लिया, किसी चीज़ से कॉन्क्रीट फॉर्म में या प्रोटोटाइप से समझ लिया। दूसरे में उसने क्या कर लिया? उसके गुणों को समझ लिया। अब वो उन्हें जोड़ेगा, आपस में जोड़ेगा। उन गुणों को वो आपस में जोड़ करके कुछ निकालने की कोशिश करेगा। यानी कि अनौपचारिक निगमन, निकालना मतलब निगमित करना। कोई चीज़ नहीं निकालने की कोशिश कर रहा है वो अब। स्तर 2 में अनौपचारिक निगमन, यानी विवरण क्या है इसका और प्रक्रिया क्या है, ये समझते हैं। छात्र गुणों और आकृतियों के बीच, उसके जो गुण हैं आकृतियों के बीच संबंधों को समझते हैं, वे सार्थक परिभाषाएं बना सकते हैं और अपने तर्क को सही ठहराने के लिए सरल तर्क दे सकते हैं। अपने अब उन्होंने कोई तर्क दिया, उन्होंने कुछ चीज बताई, उसके लिए वो समर्थन करेंगे या अपने कोई तर्क देंगे, छोटे तर्क देंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। इतना वो काम कर सकते हैं कि नहीं ऐसा इस वजह से है। अभी उसको वो प्रमाण नहीं लिखेंगे, अभी प्रमाण पर नहीं जाएंगे, वो प्रमाण नहीं बना सकते। अभी वो केवल कितना कर रहे हैं, उनको आकृतियों के बीच में एक रिलेशन बना रहे हैं, उनके गुणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको परिभाषित कर रहे हैं कि ये इस वजह से है, छोटे छोटे तर्क दे रहे हैं। क्योंकि वो प्रमाण तो अभी आना शुरू होगा, अब वो तर्कों के बाद उसकी भाषा बनेगी बाद में। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे विचार प्रक्रिया, अनौपचारिक निगमन, यानी चीजें निकल रही हैं जुड़ करके। कैसे? कि मान लीजिए विचार प्रक्रिया क्या चल रही है, सभी वर्ग आयत होते हैं। अभी इसने शुरू क्या किया है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, यानी अब वर्ग और आयत को कनेक्ट कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? गुणों और आकृतियों के बीच संबंध को समझ रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ये उसने कोशिश करी है, और लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। यानी अब वो जो अलग अलग उन्होंने क्वालिटी समझी थी वर्ग में कि 4 बराबर भुजाएं होती हैं, 4 समकोण होते हैं, अब आयत की भी उसने समझी अलग अलग क्वालिटी कि इसमें 4 समकोण होते हैं, लेकिन इसकी आमने सामने की 2 भुजाएं कैसी होती हैं, हमारी बराबर होती हैं। उसने पहले लिस्टिंग करी क्वालिटीज की, अब उन क्वालिटीज को कनेक्ट कर रहा है, उन गुणों को और आकृतियों के बीच संबंधों को कनेक्ट करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। अनौपचारिक निगमन उसका शुरू हो गया है। तर्क, और वो कह रहा है यदि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, तो इसके पीछे के वो कारण भी दे रहा है।
वो इस अपने तर्क को सही ठहराने के लिए वो बताएगा भी कि सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। क्योंकि वो उसको डिफाइन करने की कोशिश करेगा कि इस वजह से ये आयत होते हैं और इस वजह से ये आयत नहीं होते हैं। लेकिन अभी भी उसका प्रमाण वो नहीं दे सकता या नहीं लिख सकता। इस तरह से उसको लैंग्वेज बनानी है। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? और ये मैं भी बताऊंगा इस चीज को कि औपचारिक निगमन अब शुरू हो गया है, अनौपचारिक से अब औपचारिक निगमन हो गया है, डिडक्शन यानी कि प्रमाण हो गया है, प्रमाण शुरू हो गया है, प्रमाण देगा, ये तथ्य आएंगे। छात्र औपचारिक प्रमाण बना सकते हैं। अब वो औपचारिक प्रमाण बनाना शुरू कर देंगे और निगमन का अर्थ समझते हैं, यानी डिडक्ट जो हो रही हैं चीजें जो उससे निकल के आ रही हैं उसका अर्थ समझेंगे। वे सिद्धांतों, अभिधारणाओं और परिभाषाओं की भूमिका को समझने लगते हैं। अभी तक उन्होंने परिभाषाएं बनाई, अवधारणाएं बनाई, डेवलप करी हैं, लेकिन अब उनको वो इंटरकनेक्ट करेंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको इंप्लाइज करने की कोशिश करेंगे कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब जैसे यदि हमसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मैं अलजेब्रा का एग्जांपल ले रहा हूं, देन दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। यानी वो अब इसके द्वारा ये इम्प्लाइज जो हो रही चीज इसको समझना शुरू कर रहा है, यहाँ पर यानी उसका प्रमाण दे रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। जो इसने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन स्टेटमेंट्स यानी कि उनको वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने की प्रोसेस उसकी शुरू हो गई है, वो बताना शुरू कर दिया है उसने। परिभाषा को, भूमिका को समझते हैं। अब यानी विचार प्रक्रिया क्या चल रही है उसकी, मैं इन अभिधारणाओं और प्रमेयों का उपयोग करके ये सिद्ध कर सकता हूं। अब देखिए वो शुरुआत हो गई है, वो अब उसकी विचार प्रक्रिया यहां पहुंच गई है कि मैं इन अभिधारणाओं जो कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रमेयों का उपयोग करके सिद्ध कर सकता हूं कि इस त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश है। यानी अब उसने जो यहां पर परिभाषाएं बनाई, जहां पर अभिधारणाएं बनाई, जहां पर जो कनेक्शंस बनाए आकृतियों के बीच, इन सब का प्रयोग करके वो किसी परिमाण पर प्रमाण पर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी औपचारिक निगमन शुरू हो गया है। यानी वो अब उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश हो सकता है। इसको सिद्ध करने की ओर वो बढ़ चुका है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, मैं वो आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। जनरली क्या होता है, टीचर जब पढ़ा रहा होता है बच्चों को तो वो जनरली सेकंड एंड थर्ड लेवल के हिसाब से चलता होता है, यानी अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन के हिसाब से वो काम कर रहा होता है। और बच्चा जबकि अभी कहां पढ़ा होता है, यानी कि 0 या 1 लेवल पे पढ़ा होता है। जब बच्चा 0 और 1 लेवल पर है और आपका जो स्तर है, एक टीचर का स्तर है, वो अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन लेवल का है, तो यानी आप बच्चा 0 और 1 लेवल पर है और हम 2 और 3 लेवल पर हैं, तो हमारे बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। यानी हम उसको जो देना चाहते हैं वो उस तक पहुंचता ही नहीं है। यानी हम ये समझ लेते हैं या उस हिसाब से हम बढ़ रहे होते हैं कि बच्चा वो ऑलरेडी चीजें समझ रहा है या जान रहा है, जबकि उसको अभी वो लेवल पर आया ही नहीं है, 2 लेवल पर या 3 लेवल पर। और हम उस स्तर की बातें करते हैं, हम उसको स्तर उस पे ले जाते हैं, जैसे हम इसको सिद्ध करना शुरू कर देते हैं कि हमारा काम शुरू क्या हो जाता है कि हम सीधा कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 है, हम जैसी वो आएगी कोई प्रमेय और उसको हम तुरंत बस बनाएंगे और उसको प्रूव करना शुरू कर देंगे। तो यानी हम तो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा किस लेवल पे पढ़ा है मान लो, वो अभी उसको ही नहीं समझ पाया, त्रिभुज को ही नहीं समझ पाया, या उसका एक लेवल तक आगे बढ़ गया है, बस उसकी परिभाषा तक समझ रहा है, कनेक्शंस बिल्डअप नहीं हो रहे हैं। तो अब सोचिए तो फिर क्या हम उसको समझा पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे? नॉट, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो अभी जब तक उस लेवल पर नहीं आएगा तब तक हमारी भाषा भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो एक ऐसे गैप क्रिएट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको पहले उस बच्चे को समझना होगा कि वो किस लेवल पर मेंटेन कर रहा है, किस लेवल पर है, लेवल तक हमें जाना होगा। उस लेवल तक जाकर के उसको तब वहां साथ साथ लेकर के आएंगे, उसको डायरेक्शंस देते हुए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सोच का उच्चतम स्तर है, जो स्तर 4 है, यानी कि कठोरता। यहाँ पर ये लास्ट लेवल है इनका, जो यहाँ पर पहुंचेंगे 5वां जो है स्तर इनका, यानी कि यहाँ पर अब वो अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट्स को बनाएगा, चीज़ों को समझेगा, उनको निगमित करेगा
और हर पहलू पर विचार करेगी। यानी कि विवरण क्या कह रहा है इसका? छात्र गणितीय प्रणालियों की स्थापना और तुलना जैसे निगमन के औपचारिक पहलुओं को समझते हैं। वे विभिन्न स्वयं सिद्ध प्रणालियों एक्सोमेटिक सिस्टम्स की तुलना कर सकते हैं। अपने आप बनाए हुए सिस्टम्स को भी समझ सकते हैं, उनकी तुलना भी कर सकते हैं। का जो चिंतन है मैच्योर हो जाता है इस लेवल पर जाकर। क्षमता, इस स्तर पर शिक्षार्थी गैर यूक्लिडियन ज्योमेट्री का अध्ययन समझ के साथ कर सकते हैं, वे ज्यामिति के अनुशासन को समझ सकते हैं और गैर गणितीय अध्ययनों से दार्शनिक रूप से कैसे भिन्न है, सब चीज पे वो समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारी कहाँ तक अटक जाती है? मेन प्रॉब्लम तो हमारी 0, 1, 2, 3 लेवल पर जाकर के फंसती है। जहां जब वो उसने शुरू कर दिया, लेवल 3 तक हमारा काम है मेनली, और तो बहुत आगे का लेवल है, जहां तक पहुंचना ही हमारे लिए कठिन होता है। जनरली होता क्या है कि जैसे आप थोड़ा सा उसकी फिगर्स में चेंजेस करेंगे, आप देखिए जैसे इस लेवल पर था वो, यहाँ इस लेवल पर, उसकी सबसे बड़ी समस्या कहाँ होती है? दृश्य अवलोकन में ही वो फंसा रहता है पहले तो, यहीं से नहीं निकल पाता। क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी चीज़ों को प्रोटोटाइप या अपनी देखी हुई चीज़ों से तुलना करके उसको समझने की कोशिश कर रहा है। यानी जैसे ही हमने उसको यदि इस फ्रेम में उसको दिखाया, समझाया कि ये आयत है, उसको हमने ऐसे क्षैतिज फॉर्म में उसको आयत को समझाने की कोशिश की। ये आयत है, इसकी चारों भुजाएँ बराबर हैं और इसी तरह से जो इसमें समकोण है। और जैसे ही हमने इस फिगर को चेंज किया, ज़रा-सा मतलब इसी फिगर को मैंने इस फ्रेम में बना दिया, इस तरह से बना दिया, बस वो वहीं फँस गया। यानी उसके अंदर अभी वही कल्पना नहीं टूटी। यानी उसको जो पहचान का जो एक तरीका था, जो प्रोटोटाइप उसने एग्ज़ाम्पल से तुलना करके बनाना सीख रहा था वो, इसको तो वर्ग कह रहा था वो। लेकिन इसको जैसे ही वो इस तरह से फ्रेम में आया, वो तुरंत ही भ्रमित हो गया, या वो उसने सोचने लगा कि यार ये क्या चीज़ आ गई नई, या उसको नई एक इमेज की तरह से वो देखना शुरू कर देता है, जैसे उसको या तो हीरा समझेगा या कुछ अन्य समझेगा। अक्सर ऐसा होता हुआ दिखता है। मेरे खुद एग्जाम्पल से मैं बच्चों को जब कभी मैथमेटिक्स में ऐसी चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं जानबूझ करके जो ट्रायंगल एक सिंपल फॉर्म में है, यानी आप इसको एक तो ऐसे समझा दीजिए उसको, समद्विबाहु त्रिभुज को, यानी कि समबाहु त्रिभुज को, इस तरह से फ्रेम में आप समझाइए। फिर आप उसको ना उलट के समझाने की कोशिश करिए ऐसे। देख लीजिए उसके आंसर कुछ भिन्न आने शुरू हो जाएँगे। वो उसको अलग दिखने लगता है, जबकि है वही चीज़, लेकिन जैसे ही हमने उसको चेंज किया, उस क्योंकि वो दृश्यावलोकन पे ही फँसा हुआ है अभी। उसने उससे इमेज कर लिया है कि ऐसा जो होगा वो समबाहु होगा, उस तरह से। इवन देन यहाँ तक भी है कि यदि आप थोड़ा-सा, यदि आप इसको त्रिभुज बोलेगा, समबाहु त्रिभुज को जो आपने पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। लेकिन यदि आपने थोड़ा-सा उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, यानी थोड़ा-सा उसको बड़ा करके ऐसे बना दिया, यानी इसमें तीनों आपने भुजाएँ बराबर बना दी और इसमें 2 भुजाएँ आपने बड़ी कर दी, इस तरह से, और एक छोटी कर दी। तो वो इसको तो त्रिभुज कह रहा है, समबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज। ऐसा करते ही हो सकता है, जहाँ तक भी कुछ बच्चे होते हैं वो उसको और ही कुछ समझने लगेंगे। उसको समबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज नहीं कहेंगे, वो समझेंगे ये तो कुछ अलग है इससे। इससे थोड़ा अलग है, कुछ ना कुछ तो अलग है। जहाँ तक भी चला जाता है बच्चों का। तो इन भ्रमों को तोड़ना है, और वो कैसे तोड़ पाएँगे हम उसको, जब उसको इसी फिगर को, यानी अपनी लैब में या कहीं भी उसको चारों डायरेक्शन से अलग-अलग उसको घुमा-घुमा करके उसको यूज़ करना सिखाएँगे, तरीके से सिखाएँगे, या उसको स्ट्रेच करना सिखाएँगे। सपोज़ यही है, आयत है, वर्ग है हमारा, वर्ग को ही हम उसको ऐसे खींच दें, दोनों तरफ से पकड़ कर खींच दें, तो वो इस फ्रेम में चला जाएगा, ऐसे। इनके इस कॉन्सेप्ट को उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो यहाँ इस लेवल से बाहर निकल के आएगा। अब वो समझेगा, अच्छा ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो वही चीज़ थी। तब उसका जो चिंतन बढ़ना शुरू होगा। फिर उसकी क्वालिटीज़ को डिस्कस करेगा। देन वो आगे बढ़ेगा। तो ये इसके मतलब अक्सर हमारे बच्चे यहीं फँस जाते हैं, दृश्यावलोकन में ही, पहले वाले पार्ट में ही। वो गुणों पर तो बाद में जाएँगे, पहले यहीं उनको क्लैरिटी नहीं आती है, जब यहाँ आती है तो फिर विश्लेषण में जाएँगे। विश्लेषण से जब कनेक्शन बनना शुरू होगा, कि यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। और बच्चे नहीं, बड़े हमारे लोग भी, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि जब जैसे हम गुणों में फँसते हैं, विश्लेषण में जाते हैं, जब ये क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं ना, ऐसे कि वर्ग आयत है और आयत ये है और ये समबाहु त्रिभुज है, जब ऐसे कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं, वहाँ हम लोग भी फँसना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारा भी लेवल ना वहाँ पर जवाब देना शुरू कर देता है, अच्छा इसमें ऐसा होता है, ये होता है, क्योंकि हमारे कनेक्शंस बिल्डअप नहीं होते हैं उनके साथ में, उनकी जो क्वालिटीज़ के साथ में। खैर, ये बहुत डीप चले जाएँगे फिर हम, इतना उसमें कोई फ़ायदा नहीं उसका इतने जाने से।
अब बात आ जाती है कि इनके लिए उन्होंने करा क्या, कि कैसे उनको पांचों चरणों को उसको सिखाया जाए या उनसे उनको निकाला जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने 5 निर्देशात्मक चरण यूज़ करे, तरीके। यानी कि वेन हील ने छात्रों को एक स्तर से अगले स्तर तक मार्गदर्शन करने के लिए 5 अनुक्रमिक चरणों की सिफारिश की। यानी कि 5 स्टेप्स उन्होंने बताए, सीक्वेंशियल स्टेप्स, कोई आप छोड़ नहीं सकते। आप इसको सीक्वेंस में ही आपको ये पाँचों स्टेप्स को लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा था कि सूचना और पूछताछ, यानी शिक्षक सामग्री का परिचय देता है और छात्र उसकी संरचना की खोज शुरू करते हैं। यानी शिक्षक बच्चे से बातचीत करेगा, उसके साथ डिस्कशन करेगा, चित्र या आकृतियां दिखाएगा, अन्य भिन्न भिन्न आकृति, और उनसे क्वेश्चन करेगा। सूचनाओं तो आदान प्रदान के लिए वो ये देखना चाहेगा, मतलब एक फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइप में पूछताछ करेगा सूचना के लिए कि वो उस तक पहुंच भी रही हैं या चीजें नहीं पहुंच रही हैं। यानी पहले वो सामग्रियों से वो शुरुआत करी, सामग्री का परिचय दे रहा है और छात्र उसकी संरचना की खोज करना शुरू कर रहे हैं। पहला काम। दूसरा काम, अब क्या होने वाला है, हमने वो इन्फॉर्मेशन दी, उसको बताया, चीज़ों को समझाया। जैसे त्रिभुज को ही हम समझा रहे हैं, उसको पूरे त्रिभुज को समझाने की कोशिश करी कि ऐसे-ऐसे ये होता है, उसको एक तरह से पढ़ाया उसको धीरे-धीरे। फिर हम क्या करेंगे, अब उसके अंदर वो हर चीज़ को, क्योंकि अब हमने पढ़ा तो दिया, कि ज़रूरी नहीं है कि वो उस तक सब चीज़ें पहुँच गई हैं। वो उसने शुरुआत कर दी, लेकिन वो जैसे ही अलग-अलग आकृतियाँ बनेंगी, अलग-अलग तरीके से वो बनना शुरू होंगी, वो फँसना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, निर्देशित अभिविन्यास, यानी कि गाइडेड ओरिएंटेशन करेंगे इन सेंस, यानी छात्र उन कार्यों को करते हैं जो उन्हें अंतर्निहित संबंधों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। यानी हम यहाँ पर बच्चों को गाइडेड ओरिएंटेशन, यानी कि गाइड करेंगे, बताएंगे, तरीका बताएंगे, उसको स्कैफोल्डिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इस कार्य को कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं। ये हमारा काम यहाँ पर होगा, उसको गाइडेड ओरिएंटेड करना, कुछ समझाना। ठीक है? जिससे कि वो उनके बीच के संबंधों को, जो यहाँ हमने समझाया था, उनके बीच के संबंधों को क्लियर कर पाएँ, उनको समझ पाएँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ, उनके बीच में क्या संबंध थे। ये क्लियरिटी होने के लिए हम यहाँ पर गाइडेड ओरिएंटेशन यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, जब गाइडेड ओरिएंटेशन हमने किया, उनको समझाया, उन चीज़ों को क्लियरिटी लाने के लिए, तो क्या किया, फिर अब अगला स्टेप आया स्पष्टीकरण। कि छात्र व्यक्त करते हैं कि उन्होंने क्या खोजा। तो अब जब उनको बताया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, सपोज़ दैट जैसे गाइडेड ओरिएंटेशन में मैंने सपोज़ करिए कि मैंने ट्रायंगल ही पढ़ाया या अन्य और कोई भी आकृतियाँ मैंने पढ़ानी शुरू करी। फिर मैं उसको गाइडेड ओरिएंटेशन में कैसे कर रहा हूँ कि मैं उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीएलएम के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ट्रायंगल फ्रेम करने की या कटआउट्स बनाने की, बनवाने की। तो उससे वो जब अपने हैंड्स ऑन कर रहा है उन चीज़ों को, मैं केवल उसको निर्देशित कर रहा हूँ, तो उनको समझने की कोशिश कर रहा है, उनको एक दूसरे को ओवरलैप करके समझने की, या उनके एंगल्स के बीच में, उन सब चीज़ों के बीच में एक रिलेशन समझने की कोशिश कर रहा है, जब वो उन्हें अलग-अलग तरह से बनाएगा। अब स्पष्टीकरण, यानी छात्र व्यक्त करते हैं कि उन्होंने क्या खोजा। अब वो बताएँगे। हम उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तो आपने अब बताइए क्या-क्या चीज़ें सीखी गाइडेड ओरिएंटेशन के बाद? हमने बातचीत उनसे करी। जैसे अक्सर क्या है, अखबारों की कटिंग्स वगैरह से उनसे भी सिखाया जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बनाए जाते हैं, एक ही अखबारों को मोड़ करके। एक बार मैंने आईएसआर की ट्रेनिंग में मैंने देखा था, वो लोग क्या कर रहे थे, उस अखबार को मोड़ करके डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना रहे थे। उसी अखबार को कभी मोड़ करके त्रिभुज बना दिया, चतुर्भुज, समचतुर। अब वो छात्र क्या कर रहे हैं, अब हम छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अच्छा आपने क्या-क्या सीखा यहाँ पे? क्या खोजा? क्या चीज़ें आपने पाई? तो वो अपनी शब्दावली में उसको बताने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी बच्चा अपनी तरह से उसको बता रहा है। बच्चा बता रहा है कि मैंने ये चीज़ें सीखी, यहाँ पर ये चीज़ थी, यहाँ पर ऐसे था, उसका ऐसे कनेक्शन हुआ था इसकी चीज़ के साथ में, या इसमें इतने कोण थे, इसमें इतनी भुजाएँ थी, एक्सेट्रा। और हमारा काम कहाँ क्या है वहाँ पर? उसकी शब्दावली को जो थोड़ी-जनी कमियाँ हो रही हैं, उसको स्पष्ट करना, क्लियर करना, और उसका जो कमियाँ हैं, उसको रिफाइन करना। ये हमारा काम है। स्पष्टीकरण में छात्र व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने क्या खोजा, और शिक्षक सही शब्दावली का परिचय दे, स्पष्ट कर रहा है उन चीज़ों को। तो जहाँ उस पे कमियाँ रह रही हैं, जो गलतियाँ वो कर रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, ये हमारा स्पष्टीकरण वाले पार्ट में हो जाएगा ताकि वो स्पष्ट उनको बता पाए, उसके अंदर कोई एम्बिगिटी ना हो, वर्ड्स को क्लियर समझ जाए, उस शब्दावली उसकी मैच्योर बन जाए। फिर क्या करेंगे हम लोग? अब देखो धीरे धीरे वो कमियां थी, जो पांचों हमारे लेवल्स थे, उनको क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ पर। दूसरा, अब नेक्स्ट क्या आएगा? मुक्त अभिविन्यास, यानी कि ओपन ओरिएंटेशन होगा अब। यानी अब छात्र को हम थोड़ी जटिल प्रॉब्लम्स देंगे, अधिक जटिल ओपन एंडेड कार्यों को करते हैं ताकि वे संबंधों के नेटवर्क में महारत हासिल करें। काम हम ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अब इनको ओपन एंडेड ओरिएंटेशन, जहां पर डायरेक्टेड ओरिएंटेशन था, गाइडेड ओरिएंटेशन था, पहले उसको बताया जा रहा है, उसको तरीके से ऐसे करो, ये करो, ऐसे ऐसे बनाओ, उसके साथ बना रहे हैं, कर रहे हैं। अब उसको ओपन एंडेड ओरिएंटेशन है, यानी कि जटिल कार्यों की एक सूची या लिस्ट उसको दे रहे हैं, या ऐसे कार्य दे रहे हैं जो उसके संबंधित हैं, ताकि उसका ब्रेन डेवलप हो, डाइवर्जिंग माइंड उसका आए, और वो आपस में कनेक्ट कर पाए चीजों को, ताकि वो, क्योंकि हमारा वो पार्ट था कनेक्ट करना। जब तक वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा चीजों को, तब तक वो प्रमाण नहीं दे सकता किसी चीज का। यानी कि लॉजिक्स को कनेक्ट नहीं करेगा जब तक लॉजिक्स कनेक्ट नहीं होंगे। मान लीजिए एक लॉजिक 1 है और एक लॉजिक 2 है, जब तक इसको कनेक्ट नहीं करेगा, सपोज करिए एक लॉजिक से दूसरा लॉजिक कनेक्ट होता है, तभी एक तीसरा लॉजिक निकल के आएगा, इन दोनों के कनेक्शन से एक तीसरा लॉजिक L3 निकल के आएगा। यानी सपोज दैट A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C। हमें यह पता लगा A B से बड़ा है, और हमें यह पता लगा B C से बड़ा है, तो एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ, A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो एक कनेक्शन बिल्डअप होकर के क्या निकल के आया कि A इज ग्रेटर देन C। ऐसे, यानी अब वो कनेक्शंस बिल्डअप करना शुरू करेगा, उसको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, और जिससे कि वो उसमें सब में महारत हासिल कर ले, एक्सपर्टाइज उसको मिल जाए। अम, मतलब आपके ओपन एंडेड ओरिएंटेशन के अंदर अब क्या हो रहा है? अब सारे को एक तरह से सारांश फॉर्म में लेकर के आएंगे, सबको एकीकरण करना, छात्र जो कुछ भी सीख चुके हैं उसका सारांश प्रस्तुत करते हैं और उसे स्मृति में बैठाते हैं। अभी क्या हुआ लास्ट? अब इन्होंने क्या किया? जो सब चीजें उन्होंने सीखी, पहले पूछताछ से शुरू हुई, परिचय किया, टीचर ने परिचय कराया, समझाया, चीजों से बातचीत की, क्वेश्चन करने शुरू करे, फिर उनको सपोर्ट किया एज ए गाइडेड ओरिएंटेशन, फिर उन्होंने अपनी भाषा बनानी शुरू करी, जो कमियां थी उनका स्पष्टीकरण टीचर ने दिया, फिर उनको ओपन एंडेड ओरिएंटेशन दिया, अब थोड़ी जटिल समस्याएं दी ताकि उनके कनेक्शंस बिल्डअप हो जाएं, आपस में नेटवर्क स्ट्रांग हो जाए उनका। अब टोटल अपने ओन वर्ड में क्लियरिटी लाएगा, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी लाएगा छात्र, और साफ पूरा सार उसको बता देगा कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इस तरह से ये कनेक्ट होते होते और हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। तो वो उसकी मेमोरी में चला जाएगा, विदाउट मगडप, बिना रटे। उसको एक कंप्लीट, उसका एक एकीकरण, यानी कि उसकी इंटीग्रिटी डेवलप हो जाएगी, चीजों को समझ जाएगा कि चीजें कैसे कनेक्ट थी, रिजल्ट कैसे बिल्डअप हो रहे थे। ये उनका सिद्धांत कहता था कि हमें इस तरह से बच्चे को लेके चलना है, और ये केवल ज्योमेट्री पे काम नहीं कर रहा है, सब जगह काम करेगा जनरली देखा जाए तो, लेकिन उनकी थ्योरी को वहां तक सीमित कर दिया गया। अब इसमें ही, लेकिन क्या वेन हील का सिद्धांत केवल ज्यामिति के बारे में था? नहीं, ये काफी चीजों को ओपन कर रहा था, केवल ज्यामिति नहीं, अन्य जगहों पर भी इसको हम यूज कर सकते थे। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये छोड़ दीजिए, इसका पार्ट नहीं है। अ, इस पे समझिए, देखिए, ये उसी चीज को, ये सिर्फ ज्यामिति नहीं, ये एक अमूर्तता के बारे में था। यानी बच्चे को कहाँ ले जा रहा था? यानी कंक्रीट फॉर्म से बिल्कुल जीरो से, और एक अमूर्तता के लेवल पर ले जा रहा था, जहां वो सोचना शुरू कर देता है, हर तरह से लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। तो ये तो मास्टर की थी हर चीज की, यानी गणित भी, विज्ञान भी, तर्क भी, अर्थशास्त्र भी, भाषा भी, हर चीज को एक तर्क से, उसके लॉजिकली, जो उसको जोड़ करके ओपन कर सकता है, उसको सीख सकता है, उसकी लैंग्वेज बना सकता है। तो चलिए, शिक्षकों ने इसमें क्या सीखना? शिक्षकों के लिए क्या इसका मतलब था? अपने छात्रों के स्तर का आकलन कर लें यहाँ पर हम, कि अपने हमारे छात्र किस लेवल पर हैं, किस स्तर पे वो अभी हैं, किस स्तर को वो समझ रहे हैं, ज्यामितीय सोच के किस स्तर पे, ताकि आप अपने निर्देशों को प्रभावी ढंग से तैयार कर सकें, उसके हिसाब से आप बता पाएं। 5 निर्देशात्मक चरणों का उपयोग करें, जो टीचर के लिए इसके अंदर था, यानी कि सूचना करना उसको, निर्देशित आपका अभिविन्यास, स्पष्टीकरण, मुक्त अभिविन्यास और एकीकरण,
ये ऐसी प्रक्रिया उसकी मूव करेगी। ठीक है? फिर नई चीज़ें आएँगी। अब जब उसने क्या किया, सूचनाएँ लीं, उसको मिली, सॉरी, गाइडेड ओरिएंटेशन हुआ, स्पष्टीकरण हुआ, मुक्त अभिविन्यास हुआ, एकीकरण हुआ। अब उसने एक इन्फॉर्मेशंस यानी कि उसके एक नया स्कीमा बना लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग का। फिर नई प्रॉब्लम आ गई, फिर नई प्रॉब्लम के साथ यही चला। ऐसे मूव करता रहता है और वो धीरे-धीरे उसकी नॉलेज जो गेन होती रहती है। इतिहास के बारे में जागरूक करें मतलब इस पक्ष को जानने से आपको सिद्धांत की सच्ची शक्ति को समझने में मदद मिलती है और आप मूल स्रोतों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यानी उसके भीतर के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो केवल जहाँ तक सीमित नहीं है, अन्य हर फील्ड में लागू हो जाता है। चलिए अब इससे ज़्यादा इसमें आप लोगों के लिए नहीं है, ये इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। यानी कि सोच को अनलॉक करना, मेन टारगेट इसका यही था, जो लॉक कर रखी है हमने, जो उसको रटने तक सीमित कर दिया है, हमने मैग्ड अप कर दिया है उसको हमें केवल ओपन करना है, अपनी उस चाबी है ये उसकी एक तरह से, कि वहाँ से निकल के और अपने सोच को बिल्डअप करें और स्ट्रॉन्ग बनाएँ उस सोच, ताकि हम हर चीज़ के बारे में सोच पाएँ। तो ये थ्योरी हमारी मेन इसका जो पार्ट था, वही है कि 5 लेवल थे, जो अक्सर 5 लेवलों पे क्वेश्चन होते हैं, उनको फिर से हम देखते हैं, एक बार रिवाइज़ करते हैं इन शॉर्ट। लक्ष्यावलोकन, विश्लेषण यानी गुण जो आ रहे हैं, अभी संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं वो। फिर अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और लास्ट हमारा आता है कठोरता। यानी ये 5 इसके लेवल्स हैं, जो अक्सर हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 5 आपके स्टेप्स हैं, जिन पर ये काम कर रहे होते हैं। सूचना और पूछताछ, निर्देशित अभिविन्यास, स्पष्टीकरण, मुक्त अभिविन्यास और एकीकरण। यहाँ तक की ये पूरी जर्नी है जिसमें वो कंप्लीटली उन सबको कनेक्ट करके, जोड़ करके लास्ट में रिजल्ट दे देता है। ये हमारी एक छोटी-सी थ्योरी थी जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आई थिंक मैं समझता हूँ कि शायद इसमें कोई यदि कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे उसके इसके संबंधित क्वेश्चन अभी कर सकते हैं।